अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रिसेंटली आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताया गया था कि लर्नर पाकिस्तान पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन ऑफर की जाएगी। तो उसी वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का स्पेसिफिक वीडियो इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 15 के 15 चैप्टर जो इलेक्शन एक्ट 2017 के हैं वो जल्द से जल्द आपके साथ शेयर किए जाएं, और इसके अलावा आपके साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी शेयर किए जाएं, ताकि आप दोनों पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर लें। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट देखते हैं, इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो 35 नंबर पर मुश्तमिल हिस्सा है, ये आपका 100% प्रिपेयर हो जाएगा और इसके बाद आप 35 में से 35 स्कोर कर सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस यूट्यूब चैनल के साथ इन टच रहें और ये प्लेलिस्ट आपको फैसिलिटेट करती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चलें जी, तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 को हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, और इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में देख लेते हैं। जिस तरीके से आप इस लॉ का नाम देख रहे हैं, इलेक्शन एक्ट 2017, तो 2017 में ये पास हुआ है। अब 2017 में तो बहुत से कवानीन आए होंगे, ये कौन से नंबर पर पास हुआ है? तो एक्ट नंबर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्ट नंबर 33 है। 2017 में 33वें नंबर पर पास होने वाला कानून इलेक्शन एक्ट 2017 है। इसके बाद इसको प्रेसिडेंट की तरफ से असेंट रजामंदी कब मिली है? 2 अक्टूबर 2017 को। इसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 15 चैप्टर्स हैं। उसके बाद इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं? 241 सेक्शंस हैं। जब भी कोई लॉ आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्ट नंबर बताया जाता है, देन प्रेसिडेंट की तरफ से उसको असेंट कब मिली है, वो इन्फोर्स कब हुआ, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसके बाद आपको उसका लॉन्ग टाइटल बताया जाता है। अब सेक्शन 1 जब आप पढ़ते हैं किसी भी लॉ का, तो उसमें आपको शॉर्ट टाइटल बताया जाता है, उसकी कमेंसमेंट बताई जाती है और उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन या जुरिस्डिक्शन उसकी बताई जाती है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको उसका लॉन्ग टाइटल बताया जाता है। ये वैसे ही एक लाइन लिखी होती है, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होता है कि ये लॉन्ग टाइटल है। तो ये इस लॉ का एक जो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइटल है, शॉर्ट टाइटल से पहले। सो एन एक्ट टू अमेंड, कंसोलिडेट एंड यूनिफाई लॉज रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस की कंडक्ट से रिलेटेड एक ऐसा कानून जिसने कंसोलिडेट एंड यूनिफाई करना है लॉज को, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेट कर रहे होंगे, ये इसका लॉन्ग टाइटल है। उसके बाद प्रीएम्बल, दिबाचा। प्रीएम्बल को जब हम पढ़ते हैं तो ये पर्पस ऑफ द एक्ट को मजीद क्लैरिफाई कर देता है कि सो वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट, एक्सपीडिएंट कहते हैं कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करना जरूरी हो। सो वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू अमेंड, अमेंड कहते हैं रद्दोबदल करना, कंसोलिडेट एंड यूनिफाई कहते हैं इकट्ठा करना, laws relating to the conduct of elections and matter connected therewith, और एंसिलरी का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो सब ऑर्डिनेट हो। एंसिलरी का मतलब कोई ऐसा काम जो सब ऑर्डिनेट हो। देयर टू इट इज हेयर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। तो अब प्रीएम्बल उसका स्पेसिफिक पर्पस बताता है कि जब भी आपने इलेक्शन की कंडक्ट से रिलेटेड, उससे कनेक्टेड मैटर से रिलेटेड, इलेक्शन की कंडक्ट से रिलेटेड, उससे कनेक्टेड मैटर से रिलेटेड या उसके सबऑर्डिनेट मैटर से रिलेटेड अगर कवानीन को अमेंड करना है, कंसोलिडेट करना है, तो उस वजह से, उस अमेंडमेंट और कंसोलिडेशन और यूनिफिकेशन की वजह से इलेक्शन एक्ट 2017 को इनेक्ट किया जा रहा है एज फॉलोज। प्रीएम्बल को डिस्कस करने के बाद हम सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं, जो हमें बताता है शॉर्ट टाइटल के बारे में, एक्सटेंट के बारे में और कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल सबसे पहले हमें बताएगा कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड इलेक्शन एक्ट 2017। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या हो गया? इलेक्शन एक्ट 2017। उसके बाद इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान तक लागू है। 4 सूबे और कोई ऐसा इलाका जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, इलेक्शन एक्ट 2017 उस पर एप्लीकेबल है। सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इट शैल
कम इनटू फोर्स एट वंस। अब पूरे पाकिस्तान में ये इन्फोर्सेबल जो है वो एक ही डेट को हुआ है, जिस डेट पे प्रेसिडेंट से असेंट हुई है उसी डेट पे ये इन्फोर्स हुआ है, क्योंकि कोई और स्पेसिफिक डेट इन्फोर्समेंट के हवाले से यहाँ नहीं बताएगी। तो जिस डेट पे प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी है उसी डेट से ये इन्फोर्स समझा जाएगा, और इसका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो पूरा पाकिस्तान है। और ये इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो ये है कि इसको इलेक्शन एक्ट 2017 इसका शॉर्ट टाइटल में नाम है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें हमें डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं। अब डेफिनेशंस की ये जो क्लॉज है ये बाज़ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं होता और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। आपने ये समझना है कि ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ये डिक्शनरी का काम कर रही है। पूरे कानून में जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होने वाली हैं, और वो टर्मिनोलॉजीज़ अगर टेक्निकल हैं तो उन टर्मिनोलॉजीज़ की वजाहत डेफिनेशन क्लॉज में की जाएगी। यानी कि अगर यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आलिम, तो अब आलिम से पूरे कानून में क्या मुराद है। अगर कहीं पे आप इलेक्शन एक्ट 2000 पढ़ते हुए वर्ड आलिम पढ़ते हैं तो इससे क्या मुराद होगा ये आपको यहां पर बताया जाएगा। तो डेफिनेशन क्लॉज में काफी ज्यादा डेफिनेशंस हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में मैंने सिर्फ और सिर्फ वही डेफिनेशंस ऐड की हैं जो आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने एक बार ओवरव्यू तो सारों को करना है, लेकिन ये डेफिनेशंस हैं जिनको आपने गौर से पढ़ना है और इनको प्रिपेयर करना है। ये आपको लेक्चर्स जो है वो इस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे कि क्या चीज़ पढ़नी है, किस पे फोकस करनी है, वो आपको बताया जाएगा। तो डेफिनेशंस में बताया जाता है, सबसे पहली लाइन तमाम के तमाम लॉज में आपको यही मिलेगी कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अगर आप कहीं वर्ड आलिम पढ़ते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट से वो डिफरेंटली यूज किया गया है तो उसका डिफरेंट मतलब हो सकता है, अदरवाइज आलिम का मतलब पूरे लॉ में यही होगा जो यहां पर लिखा गया। तो आलिम मीन्स अ मुस्लिम स्कॉलर। आलिम से मुराद है कि मुस्लिम स्कॉलर हो। अब उसकी दो कंडीशंस उसने बताई हुई हैं। सबसे पहले कि उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए या उसके पास एक सनद होनी चाहिए जो कि कंक्लूसिव हो, जिसके जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हो, वो ऐसा नहीं कि हाफ हो या इन प्रोसेस हो, चल रही हो, वो कंक्लूडेड हो, ऑफ एटलीस्ट 16 ईयर्स, जो कि 16 साल के इक्विवेलेंट हो एजुकेशन, और वो रिकग्नाइज हो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। कोई डिग्री या सनद हो जो कंक्लूसिव हो, कंक्लूड हो चुकी हो, और वो जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन के इक्विवेलेंट हो और वो रिकग्नाइज भी हो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके पास एटलीस्ट 20 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीचर के तौर पे या रिसर्चर के तौर पे। किस जगह पर? इन द फील्ड्स रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ। तो टीचर और रिसर्चर के तौर पे उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड्स के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? आलिम कहेंगे। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में कहीं भी आलिम का वर्ड यूज होगा तो ये क्वालिफिकेशन आलिम की जो है आप उससे मुराद ये समझेंगे, ठीक है। आलिम अगर उसको कह के पुकारा जा रहा है तो आलिम से मुराद ये होगा जो डेफिनेशन क्लॉज में हमने पढ़ा है। उसके बाद कमीशन की डेफिनेशन आपको बताई जा रही है कि जहां पर कमीशन का वर्ड यूज होगा वहां कमीशन से मुराद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218। अब आर्टिकल 218 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो 218 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वर्ड कमीशन से मुराद हर जगह पर यही होगा। उसके बाद वर्ड कमिश्नर से क्या मुराद होगा? सो कमिश्नर से मुराद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जहां पर भी पूरे कानून में कमिश्नर का वर्ड यूज होगा इससे मुराद यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि अपॉइंट हुआ है आर्टिकल 213 के अंडर। अब ये सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हमने कवर करने हैं, लेकिन जो कनेक्टेड चीजें यहां पर आ रही हैं उनको एक नजर आपने रिव्यू जरूर कर लेना है। और इसमें शामिल है इलेक्शन, इसमें कमिश्नर की डेफिनेशन में शामिल है कौन? एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 217। इसका मतलब यह कि कमिश्नर से मुराद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आर्टिकल 213 के अंडर अपॉइंटेड होता है, और उसमें शामिल है अगर इन केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है तो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कमिश्नर ही मुराद है। उसके बाद इलेक्शन एजेंट। अब इलेक्शन एजेंट की डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ रहे हैं। इलेक्शन एजेंट से मुराद है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट अंडर दिस एक्ट एंड वेयर नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड द कैंडिडेट एक्टिंग एज हिज ओन इलेक्शन एजेंट। अब इलेक्शन एजेंट से मुराद है कि वो कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसकी तरफ से इस कानून के मुताबिक एक नॉमिनेटेड पर्सन जो उसके इलेक्शन एजेंट के तौर पे काम करे, और इन केस कोई अगर उसने पर्सन अपॉइंट नहीं किया तो फिर वो खुद ही अपना इलेक्शन एजेंट होगा।
उसके बाद इलेक्शन एक्सपेंसेस की डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि जहां पर वर्ड इलेक्शन एक्सपेंसेस आएगा वो उससे क्या मुराद है। इसमें दो चीजें आपके लिए याद रखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बड़ा प्लेन लिखा हुआ है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस मीन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इलेक्शन और पेमेंट मेड वेदर बाय वे ऑफ गिफ्ट, लोन, एडवांस, डिपॉजिट और अदरवाइज। इससे मुराद ये है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने किया है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद, या कोई भी पेमेंट की है गिफ्ट के जरिए, लोन के जरिए, एडवांस के जरिए, डिपॉजिट के जरिए या किसी भी और तरीके से, फॉर द अरेंजमेंट, कंडक्ट और बेनिफिट और इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल टू द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट के इलेक्शन के लिए अगर आपने अरेंज करने के लिए उस इलेक्शन को या कंडक्ट करने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए या उससे कनेक्टेड किसी भी मैटर से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस किया है और वो एक्सपेंस के लिए कोई पेमेंट की है तो उसको हम इलेक्शन एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे। अच्छा, अब इसमें शामिल है इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इशूइंग सर्कुलर्स और पब्लिकेशंस। अच्छा, इसके अंदर शामिल है, इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर शामिल है कि अगर आपने कोई सर्कुलर्स छपवाए हैं या कोई पब्लिकेशन की है तो वो भी इलेक्शन जो एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन इलेक्शन एक्सपेंसेस में क्या चीज शामिल नहीं होगी, ये यहां आपके लिए याद रखना जरूरी है कि सेक्शन 61 के अंदर और 111 के अंदर अगर कोई आपने एक्सपेंस किया है। अब सेक्शन 61 आपको ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा है जो बेसिकली डिपॉजिट के तौर पे आप करते हैं, और कोई भी कैंडिडेट जब अपना कैंडिडेचर पुट करता है, कोई फॉर एग्जांपल वोटर एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर के लिए नॉमिनेशंस लेके जाता है और उस सूरत में कोई फीस पे करनी पड़ती है रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो जो है वो यहां पर शामिल नहीं होगी। इसी तरीके से 111 आपको सेनेट के इलेक्शंस के बारे में बताता है। उस सूरत में जो आप डिपॉजिट करते हैं नॉमिनेशन सबमिट करते हुए, जो फीस डिपॉजिट करवाते हैं वो इलेक्शन एक्सपेंसेस में नहीं आती, तो ये एक्सक्लूडेड है। बाकी तमाम आप इलेक्शन कंडक्ट करवाने से पहले, दौरान, बाद में जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला कैंडिडेट है उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्सपेंस करते हैं या कोई सर्कुलर की पब्लिकेशन के लिए या किसी और किस्म की पब्लिकेशन के लिए, तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद इलेक्टोरल एरिया। इलेक्टोरल एरिया का क्या मतलब है? इलेक्टोरल एरिया से मुराद है रूरल एरियाज में, यानी कि दही इलाकों में एक गांव या एक सेंसस ब्लॉक। अब सेंसस ब्लॉक से क्या मुराद है? सेंसस ब्लॉक से मुराद है कि अगर किसी स्पेसिफिक इलाके को ज्योग्राफिकली डिवाइड कर दें और उसमें मखसूस वोटर्स एग्जिस्ट करते हों तो वो एक सेंसस ब्लॉक कहलाता है। तो इलेक्टोरल एरिया, रूरल एरिया, इलेक्टोरल एरिया जो है वो रूरल एरिया में क्या है? एक विलेज है या एक सेंसस ब्लॉक है। उसके बाद जो है वो अर्बन एरियाज में इलेक्टोरल एरिया से क्या मुराद है? तो इलेक्टोरल एरिया, अर्बन एरिया में जो है कोई भी म्यूनिसिपल वार्ड हो सकता है या सेंसस ब्लॉक हो सकता है। और इन केस अगर कोई म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक नहीं है तो कोई डिफाइंड मोहल्ला या स्ट्रीट जो है वो इलेक्टोरल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। और इन केस जो वार्ड है या सेंसस ब्लॉक है या जो मोहल्ला या गली है वो बहुत बड़ी है तो फिर एक मखसूस डिफाइंड पार्ट को जो है वो इलेक्टोरल एरिया बनाया जा सकता है। अब यहां पर प्रोविजो आपको दी जा रही है, प्रोवाइडेड यानी कि सब ऑर्डिनेट टू दिस क्लॉज। अगर आप किसी मखसूस सेंसस ब्लॉक को डिवाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक सेंसस ब्लॉक है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको आप डिवाइड कर दें, तो उस डिवीजन के लिए सबसे पहले आपको रीजंस रिकॉर्ड करवानी पड़ेंगी और रीजंस रिकॉर्ड करेगा इलेक्शन कमीशन। उसके बाद ही आपका जो सेंसस ब्लॉक है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकेगा, या जितने भी हिस्सों में आप डिवाइड करवाना चाह रहे हैं, अगर वो बड़ा है या कोई और रीजन है तो वो रीजन सारी की सारी रिकॉर्ड होंगी और उसके बाद ही सेंसस जो ब्लॉक है उसको डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, सी में आपको बताया जाता है कि सच अदर एरिया एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द कमीशन। इन केस आपका म्यूनिसिपल वार्ड, सेंसस ब्लॉक जो है वो इलेक्टोरल एरिया के तौर पे काम नहीं कर रहा या इलेक्टोरल एरिया के तौर पे कैटेगराइज नहीं है, तो कोई भी और इलाका, कोई भी और एरिया जिसको कमीशन एक इलेक्टोरल एरिया डिक्लेयर करे तो वो इलेक्टोरल एरिया के डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इलेक्शन ऑफिशियल। अब इलेक्शन ऑफिशियल से क्या मुराद है और इसमें कौन लोग शामिल हैं, इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। सो इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स एन ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ द कमीशन। सो इसके अंदर एक ऑफिसर शामिल है या कमीशन का एक ऑफिशियल शामिल है।
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन ऑफिशियल हो सकता है अगर वो डिक्लेयर्ड है, या रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी एक इलेक्शन ऑफिशियल हो सकता है। उसके बाद जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी एक इलेक्शन ऑफिशियल है। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी एक इलेक्शन ऑफिशियल है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी एक इलेक्शन ऑफिशियल है, पोलिंग ऑफिसर भी एक इलेक्शन ऑफिशियल है, और एनी अदर ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, या कोई भी और ऑफिसर या ऑफिशियल जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की तरफ से आता है या किसी भी और एजेंसी की तरफ से आता है, अगर वो अपॉइंटेड है या डिप्यूटेड है कि वो ड्यूटीज को परफॉर्म करे इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, तो वो इलेक्शन ऑफिशियल की डेफिनेशन में आएगा। तो इलेक्शन ऑफिशियल में कौन शामिल हुए? कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन का, या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई ऑफिशियल, या कोई और एजेंसी का ऑफिशियल जो अपॉइंटेड है या डिप्यूटेड है बेसिकली कि वो इलेक्शन से कनेक्टेड कोई ड्यूटीज परफॉर्म करे, तो वो इलेक्शन ऑफिशियल की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि पूरे एक्ट में जब वर्ड गवर्नमेंट यूज होगा तो गवर्नमेंट से मुराद है कि फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, और इन केस जब वर्ड एनी गवर्नमेंट यूज किया जाएगा तो इससे मुराद होगा फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, या फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन अहम है। पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड जब यूज होगा तो उससे मुराद यह है कि कोई भी एसोसिएशन जो सिटीजन्स की तरफ से बनाई जाए या उसका कॉम्बिनेशन, उस एसोसिएशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई भी ग्रुप हो सकता है उन एसोसिएशंस का जो कि बनाया गया हो विद अ व्यू टू प्रोपगेट और इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन, जो कि इस इंटेंशन से बनाया गया है कि वो प्रोपगेट करे, फैलाए या इन्फ्लुएंस करे एक मखसूस पॉलिटिकल ओपिनियन को, एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन फॉर एन इलेक्टिव पब्लिक ऑफिस, और वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस के अंदर स्पेसिफिक जो इलेक्टिव पब्लिक ऑफिसेज हैं उनके लिए, फॉर मेंबरशिप और फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, या फिर वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, कानून साज इदारा जो है, उसकी मेंबरशिप के लिए वो कॉम्पीट कर रहा है। और ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी इसके अंदर इंक्लूड करती है असेंबली, सेनेट या लोकल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर कोई भी अगर पार्टिसिपेट कर रही है एसोसिएशन ऑफ सिटीजन, या कॉम्बिनेशन है एसोसिएशन का, या कोई ग्रुप है उन एसोसिएशन का जो कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं या उसको प्रोपगेट करने के लिए, पॉलिटिकल ओपिनियन को या इन्फ्लुएंस करने के लिए, अगर वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर पोलिंग स्टेशन एंड इंक्लूड्स एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वर्ड जब भी इलेक्शन एक्ट 2017 में इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद ये है कि आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अपॉइंट हुआ है अंडर दिस एक्ट किसी पोलिंग स्टेशन के लिए, और इन केस अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद नहीं है तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद रिटर्न कैंडिडेट, रिटर्न कैंडिडेट से क्या मुराद है? जब भी पूरे एक्ट में रिटर्न कैंडिडेट का वर्ड आएगा तो उससे मुराद ये है अ कैंडिडेट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज अ मेंबर अंडर दिस एक्ट। तो इस कानून के अंदर जो कैंडिडेट जो है इलेक्टेड मेंबर डिक्लेयर हो जाएगा तो उसको रिटर्न कैंडिडेट हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी। रिवाइजिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? जब भी पूरे एक्ट में ये वर्ड यूज होगा, मींस अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हेयर एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड एप्लीकेशंस फॉर करेक्शंस रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल रूल्स। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इलेक्टोरल रूल्स का क्या मतलब है। इलेक्टोरल रूल से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी लिस्ट या एक ऐसा रजिस्टर या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर वोट करने वाले लोगों की डिटेल मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्टोरल एरिया है जिसके अंदर 5000 लोग रजिस्टर्ड हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो वो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी जो डिटेल्स कैरी कर रहा होगा वो इलेक्टोरल रोल होगा, ठीक है। उसके अंदर वोट करने वाले लोगों की डिटेल्स मौजूद होंगी। तो अब रिवाइजिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जो अपॉइंट हुआ इस कानून के ताबे, जिसका काम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आया हुआ है, कोई एप्लीकेशन आई हुई है या कोई क्लेम आया हुआ है फैसले के लिए,
लिए। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कंक्लूसिव डिसीजन कर देना। तो उस इंसान के पास अगर इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन या एप्लीकेशन आई हुई है और उसके पास पावर है इस कानून के अंडर कि उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, तो उसको हम रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं। एक मखसूस इंसान को अपॉइंट किया जाता है रिवाइजिंग अथॉरिटी के तौर पे, ताकि वो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस और एप्लीकेशंस और क्लेम्स को डिस्पोज ऑफ कर सके। उसके बाद टेक्नोक्रेट जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि टेक्नोक्रेट से मतलब मुराद ये है कि एक ऐसा शख्स जो एक डिग्री होल्ड करता है जो कि कंक्लूसिव है, कंक्लूजन हो चुका है उस डिग्री का, और वो 16 साल की इक्विवेलेंट है डिग्री, और वो रिकॉग्नाइज्ड है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और उसके पास कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है, और ये अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, यानी कि उस डिग्री के कंक्लूजन के बाद हासिल किया गया एक्सपीरियंस है। और इसके अंदर शामिल है कि वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स या अचीवमेंट्स जो उसने अपनी क्वालिफिकेशन के दौरान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लिए हैं। तो टेक्नोक्रेट से मुराद एक ऐसा शख्स है। उसके बाद वोटर से क्या मुराद है? तो वोटर से इलेक्शन एक्ट 2017 में जब भी वोटर का वर्ड यूज होगा, अगर वो इन कनेक्शन टू असेंबली और लोकल गवर्नमेंट यूज होगा, तो उससे मुराद एक ऐसा शख्स है हु इज इनरोल्ड एज अ वोटर ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एनी इलेक्टोरल एरिया इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जब भी असेंबली से मुराद नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है कि अगर वोटर आप इन दोनों के कनेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी वोटर के बारे में जान रहे हैं, तो वोटर वो शख्स होगा जो किसी भी इलेक्टोरल रोल में उसकी डिटेल्स मौजूद होंगी, और वो इलेक्टोरल रोल जो है किसी इलेक्टोरल एरिया का होगा, किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा। फॉर एग्जाम्पल नेशनल असेंबली के जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, अब उससे कनेक्टेड जो वोटर है वो कौन होगा? जो इलेक्टोरल रोल में एडेड होगा, जो इलेक्टोरल रोल किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, ठीक है। और जब सेनेट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि सेनेट से रिलेटेड वोटर कौन है, तो सेनेट से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे किसी प्रोविंस की सीट के अगेंस्ट वो इलेक्शन हो रहा है, तो मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली जो होगा वो वोटर होगा। और उसके बाद अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से रिलेटेड हो रहा है, तो फिर जो है मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली जो होगा उसको हम वोटर कहेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 था, जिसमें प्रिलिमिनरी हमने डिस्कस किया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज में सिर्फ हमने वही डेफिनेशंस डिस्कस की हैं जो आप तमाम बच्चों के लिए प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर 2 के हवाले से होगा, और उसके बाद आपके साथ इन दोनों चैप्टर्स में से पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम लेक्चर में शेयर करेंगे, और वो एमसीक्यूज इस तरीके से शेयर होंगे कि उससे आप अपनी इवैल्यूएशन कर सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक लर्न अप पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मजीद इंपॉर्टेंट, अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ बर वक्त शेयर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।